तो यहाँ पर मैंने दो नाप लिख दिए हैं, 150/90 का और 100/80 का। तो 150/90 का काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इसके लिए आप 100/80 का भी बनाएंगे तो सही रहेगा। तो उसके अंदर जो आयत बनाएंगे आपको पता होगा, आयत के अंदर जो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और उसके चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो हमको जो लाइन बनानी है, ये मान लीजिए हम 100/80 का बना रहे हैं, तो ये 100 हो गई यहाँ से यहाँ तक की, और ये हाइट हमारी 80 हो गई। इसका हम सेंटर लाइन लेंगे। सेंटर लाइन बनाते समय ड्राइंग के अंदर ध्यान रखना होता है, क्योंकि ड्राइंग के अंदर लाइनें कई तरह की होती है। उसके अंदर एक मुख्य लाइन होती है सेंटर लाइन, जिसको कि मध्य रेखा कहते हैं। मध्य रेखा को जो बनाने का तरीका होता है, उसके अंदर एक बड़ा डैश होता है, फिर गैप होता है, फिर छोटा डैश होता है, फिर गैप होता है, फिर बड़ा डैश होता है, और ये हल्की बनती है। मैं हमेशा से ये आपको ड्राइंग में बताता रहा हूँ कि जब भी आप ड्राइंग बनाएंगे तो शुरुआत में जब भी आप ड्राइंग काम कोई चित्र बनाना शुरू करें तो लाइन आपकी बिल्कुल हल्की होनी ही चाहिए। उसके बाद जब आपका पूरा चित्र बन जाए तो जो फाइनल चित्र है, जैसे हम दीर्घ बना रहे हैं या इलिप्स बना रहे हैं, तो इलिप्स आपका थोड़ा सा गहरा होना चाहिए, बाकी सारी जो हमारी लाइन है वो हल्की होनी चाहिए। तो यहाँ हम आयत बनाने के बाद इसकी सेंटर लाइन ले लेंगे, और इसके अंदर ये जो डिस्टेंस है, इसके अंदर यहाँ सेंटर से यहाँ 5 हिस्से कर देंगे, और ऐसे ही 5 हिस्से इसके यहाँ करेंगे। इसी तरह 5 हिस्से यहाँ होंगे, 5 हिस्से यहाँ होंगे, यानी कि 10 हिस्से इसके हो जाएंगे और 10 हिस्से इसके हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है हमने 100/80 का आयत बनानी है, उसके हमने सेंटर लाइन ले ली, और इस सेंटर से ऊपर 5 हिस्से कर दिए उसके, और सेंटर से नीचे भी 5 हिस्से कर दिए। इसी तरह इस सेंटर से इधर भी 5 हिस्से कर दिए और इधर भी 5 हिस्से कर दिए। इसी तरह 5 हिस्से इधर और 5 हिस्से इधर। नापना आप लोग कर दोगे, एक्यूरेट होना चाहिए। एमएम में अगर कहीं भी आपका गलत होगा तो आपका जो एक्चुअल में इलिप्स बनना चाहिए वो सही नहीं होगा। क्लियर? तो इसको करने के बाद हम क्या करेंगे कि ये हमारे जो पॉइंट है बी और बी डैश, इससे हम इन पॉइंटों को मिला देंगे हल्की लाइन से। ये काम सारा हल्की लाइन से ही होना चाहिए। एक ही बिंदु पे से मिलाना है सभी को। हाँ, एक बिंदु से इन चारों को मिलाना है। और इसी तरह इसको इधर भी मिलाएंगे। ठीक है, और इसी तरह हम नीचे से भी इनको हम मिला देंगे। कुछ इस तरह के चित्र आपको दिखाई देगा। ये सारा काम अब तक जो मैंने किया है बिल्कुल हल्का करना है। अब हमें क्या करना है कि इस बी पॉइंट से इस एक पॉइंट को लेते हुए इस एक वाली जो लाइन है वहां तक एक लाइन खींचनी है। मतलब ये बी पॉइंट, ये मेरा एक पॉइंट, और यहाँ पे पहली लाइन पे पहला पॉइंट होगा तो पहली लाइन पे जाके मिलेगा। दूसरे पॉइंट से जो ये लाइन गुजरेगी वो दूसरी लाइन तक जाएगी, तीसरे वाला तीसरी तक जाएगा, चौथी वाला चौथी। क्लियर? तो यहाँ पर जो नीचे बी है उसको हम दूसरे पॉइंट से मिलाएंगे और आगे दूसरी वाली लाइन तक ले जाएंगे।
यहाँ। पहला समझ में आ गया, दूसरा समझ में आ गया। अब तीसरे के लिए फिर से इस बी पे रखेंगे, 3 को मिलाएंगे और 3 वाली जो लाइन है हमारी ये वाली, इसको मिलाएंगे। फिर इसके बाद 4 को मिलाते हुए 4 तक जाएंगे। तो यहां आप देखोगे कि हमारे पास ये 4 पॉइंट मिल जाएगा। इनका नाम हम चाहे तो रख सकते हैं P1, P2, P3 और ये P4। इसी तरह यहां पर भी हम इस B को लेंगे, एक को लेते हुए ये ऐसे लाइन, फिर इसके बाद 2 को लेते हुए 2 तक ऐसे लाइन, 3 को लेते हुए और 4 को लेते हुए 4 तक। इसमें जो काउंटिंग होती है उसको हमको ध्यान रखना होता है। यहाँ पे 1 2 3 4 आएगा, फिर यहाँ से 4 3 2 1 आएगा। ये अगर काउंटिंग बदल गई या उल्टा कर दिया तो फिर चित्र नहीं बनेगा। तो ये कार्रवाई हमने ऊपर के लिए की। अब नीचे के लिए करने के लिए क्या करना है, फिर से इस बी को पकड़ना है, इस एक पॉइंट को पकड़ना और 1 तक लाना है। तो ये 1 से गुजरे, ये पहली वाली जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक की हो उस पे ले गए, फिर उसके बाद बी को लाए, 2 से मिलाया 2 तक आ गए, बी से 3 को मिलाया 3 तक आ गए और 4 से मिलाएंगे तो 4 तक आ गए। तो यहाँ पे भी हमारे ये 4 बिंदु यहाँ पे इस तरह से मिल जाएंगे। ठीक है, आप इधर यहां देखें, फिर आप इस बी को इस बी को 1 से मिलाया और ये पहली वाली लाइन तक आ गए। इस बी को इस 2 से मिलाया, दूसरे को लाइन तक आ गए। 3 को 3 से मिलाया, इस तीसरी लाइन तक आ गए और 4 को 4 से मिलाएंगे और ये चौथी वाली लाइन तक। आगे समझना, दोबारा समझा दो। हाँ भाई, दोबारा समझा दो। आयत बनाया 100 बाई 80 का, क्योंकि 150 बाई 90 का काफी बड़ा हो जाएगा। 100 बाई 80 का आयत बनाया, उसकी सेंटर लाइन ली, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। उसके बाद सेंटर से नीचे भी 5 हिस्से और ऊपर भी 5 हिस्से। इसी तरह यहाँ सेंटर से 5 हिस्से और यहाँ सेंटर से 5 हिस्से। इसी तरह यहाँ भी 5 हिस्से और यहाँ भी 5 हिस्से, जो बिल्कुल बराबर होंगे। क्लियर? उसके बाद हमने ये नंबरिंग कर दी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पर जो नंबरिंग है वो यहाँ से स्टार्ट होकर के 4 जाएगी, यहाँ से 4 से स्टार्ट होकर के 1 इधर आएगी। नंबरिंग में अगर गलत हो गया, आपका चित्र गलत नहीं होना। उसके बाद क्या करना है, इस बी बिंदु को सॉरी, पहले हम क्या करेंगे, इन 4 जो बिंदु है, इन 4 बिंदुओं को यहाँ से मिलाएंगे, पीछे नीचे वालों को नीचे से, ऊपर वालों को ऊपर से। तो यहाँ पे फिर अपन इस बी बिंदु को 1 2 3 4 से मिला देंगे, इधर बी बिंदु को 1 2 3 4 से मिला देंगे, इधर फिर से बी को 1 2 3 4 और इधर बी को 1 2 3 4 से हल्की लाइन से मिलाना। क्लियर? उसके बाद यहाँ बी से शुरू करेंगे और जो पहला बिंदु है ये, इससे गुजरते हुए अपन जो पहली लाइन है इधर से आगे वहां तक ले जाएंगे। ठीक है, बी को 2 से गुजारेंगे और केवल दूसरी लाइन तक ही ले जाएंगे, जो यहाँ से दूसरे में मिल रही है। क्लियर? उसके बाद तीसरे से गुजारेंगे तीसरी लाइन तक और चौथी से गुजार के चौथी लाइन तक ले जाएंगे। ऐसे हम चारों पोर्शन में इसको हल्की लाइन से काम करेंगे। अब जैसे ही हम यहाँ पे पहले से गुजार के पहली लाइन पे लेके आएंगे तो ये P1 बिंदु आ गया। इसी तरह P2 P3 P4, इसी तरह यहाँ पर भी हमारा P1 P2 P3 P4, इसके बाद यहाँ पर P1 P2 P3 और P4 और यहाँ पे P1 P2 P3 और P4। इस तरह से हर सेक्शन में हमको 4 बिंदु इस तरह से मिल जाएंगे। अब जो असली कलाकारी है अब शुरू होगी। अब तक तो जो काम था हमारा बिल्कुल हल्का था, अब हमको फाइनल चित्र बनाना है। इसमें जो हमारे इलिप्स या पैराबोला हाइपरबोला बनाते हैं, इसके अंदर डायरेक्ट हम कोई प्रकार से या डायरेक्ट लाइन खींच करके उसका शेप नहीं दे सकते। यहाँ पे हमको बहुत कलाकारी के साथ, बहुत सावधानी पूर्वक पहले डॉटेड लाइन खींचनी है। और खींचनी कैसे है कि हमारा पहला बिंदु यहाँ होगा, ये
दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा बिंदु। और ये राउंड शेप में आएगा। किस शेप में आएगा? राउंड को आप लोगों को पहले कच्चे हाथ से करना है। देखो आप, इसको मैं इस तरह से शुरू करूंगा, ऐसे। यहाँ पे अपन ने प्रकार यूज नहीं किया, अपन ने कोई स्केल यूज कर ही नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर जो आप काम करोगे वो हाथ के आपके जो लचीलापन होना चाहिए एकदम, उससे हमारी डॉटेड लाइन आएगी। और जब आपको लगे कि हमारा चित्र सही बन गया है, उसके बाद उसको हम पूरा करेंगे। तो अभी केवल हम डॉटेड लाइन से ही काम चलाएंगे। अब देखो यहाँ आगे चलेंगे अपन, इस तरह से लाएंगे, ये बिंदु, हर बिंदु को लेते हुए और यहाँ पे बनाएंगे। उसके बाद यहाँ से फिर आ जाएंगे, फिर P1 लिया, ये P2 लिया, ये P3 लिया, और ये हमारा ये P4 आ गया, और फिर हम यहाँ पे मिला दिया। और उसके बाद फिर से हम यहाँ पे इस तरह से चलेंगे, P1 लिया, P2 लिया, P3 लिया, P4 लिया, और इस तरह से। तो आपको ये पिंक कलर के अंदर जो शेप दिख रही है, ये कुछ इलिप्स टाइप दिख रही होगी, और हमने अभी केवल इसको डॉटेड से बनाया है। डॉटेड लाइन भी होती है एक लाइन, एक तरह की लाइन में डॉटेड लाइन से बनाया। अब जब हम कंफर्म हो जाएं, उसके बाद इसको पूरा करेंगे, और हल्के हाथ से पहले, बिल्कुल हल्के हाथ से इसको ऐसे ऐसे मिलाते चलेंगे। तो ये जो शेप हमारी पिंक कलर की आ रही है, ये एलिप्स लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा शेप दिया हुआ है इस तरह से। यहाँ पे प्रकार और पेंसिल यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को बड़ी सावधानी से करना पड़ेगा। और जब आपको लगे कि यहाँ कंप्लीट सही हो गया, उसके बाद चाहो तो थोड़ा सा इसको गहरा कर सकते हो। ज्यादा गहरा नहीं करना है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि हमारी ड्राइंग के अंदर बहुत गहरी लाइन होनी ही नहीं चाहिए, केवल हल्की लाइन से इस तरह से इसको मिला करके इसको इलिप्स बना। आगे बात समझ में बना लोगे? बनाओ। इस वीडियो का या इस लेक्चर का अगला जो हमारा चित्र है वो है परवल है, जिसको कि अंग्रेजी में पैराबोला कहते हैं। और इसके अंदर हम इसको दो विधि से बनाएंगे। पहली विधि होगी वो आयताकार विधि होगी, और दूसरी होगी वो समबाहु त्रिभुज विधि होगी। तो जो पहली विधि है उसमें हम जो आयत बनाएंगे वो 80 बाई 25 का होगा, और दूसरी जो विधि होगी उसके अंदर 80 mm का समबाहु त्रिभुज से हम इसको बनाएंगे। तो 80 बाई 25 का एक हम आयत बनाते पहले। ये हमने 80 बाई 25 का आयत बना लिया, इसका हमने ये सेंटर ले लिया, और इसके बाद ये हमारी जो 25 की डिस्टेंस है, इसके भी हम 5 से कर देंगे, तो हमारे 5 एम के ऊपर आ जाएगी। और इसके अंदर जो मार्किंग करेंगे हम वो 1, 2, 3 और 4, और नीचे जो होगा वो होगा ABCD, ABCD, और यहाँ पे DCD और A। हाँ जी, हमें कैसे पता चलेगा 5 करना है इसमें? वो तो ऐसा होता है कि जो इसके जो पर्टिकुलर क्या कहना चाहिए चित्र जो होते हैं
आपको ये इसी तरह से याद करना पड़ेगा। उसके अंदर जो आपके सवाल आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि एक पैराबोला बनाओ, ये पैराबोला बनाओ आयताकार विधि से या त्रिभुज विधि से। तो आप जो है डिस्टेंस में कम ज़्यादा भी कर सकते हो। अब यहाँ पर जो ऐसी डिस्टेंस लो जिसके आराम से बराबर हिस्से हो सके। अब आपने अगर 80 ले लिया तो 8-8 ले सकते हो, अगर 75 ले लिया तो 7.5 लेने में आपको फिर दिक्कत आएगी। 75 के 10 हिस्से करोगे तो 7.5 mm लेना पड़ेगा। तो 7.5 mm को लेना कठिन है थोड़ा, 8 को लेना सरल है, या 10 को लेना सरल है, या 5 को लेना सरल है। तो 5 तो फिर छोटा हो जाएगा काफ़ी। तो इसको आप 80 की जगह 100 भी कर सकते हो। तो शेप जो बनेगी वो लगभग वैसी ही बनेगी, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि यहाँ अपन 150 ले लें और ये 25 ले लें, तो वो फिर शेप थोड़ी ऑकवर्ड लगेगी। तो थोड़ा बहुत अपन को ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको क्या डायमेंशन रखनी है, ठीक है। तो सवाल हमारा आता है ये हर बार, नहीं तो हर 2 साल में एक बार सवाल आ जाता है। पैराबोला आ जाता है, एलिप्स आ जाता है, हाइपरबोला आ जाता है, वृत्त से रिलेटेड हो जाता है, आयत, त्रिभुज, पंचभुज, अष्टभुज, ये तो आते ही रहते हैं। तो वो तो सारी चीज़ें आपको करनी ही करनी है। और ये फर्स्ट ईयर में तो आते ही आते हैं, सेकेंड ईयर में भी आ जाते हैं। क्योंकि जो फर्स्ट ईयर का कोर्स है उसको आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि सेकेंड ईयर में जाके जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की जो ब्रांच है, अधिकतर सवाल जो आपके सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से संबंधित आएंगे। लेकिन अगर ये फर्स्ट ईयर का भी कोई मैटर या सवाल आ जाता है तो उसको आप मना नहीं कर सकते कि हमने कोर्स में पढ़ा नहीं है, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर में आ चुका हो। तो मेन बात यह है कि आपको फंडामेंटल अगर याद रहेगा हमेशा तो आप उसको भूलोगे नहीं। अगर आप रटने का कोशिश करोगे तो वो आप भूल जाओगे। हमेशा यही होता है, बच्चा रटने की कोशिश करता है और जैसे ही रटेगा वो भूल जाएगा। रटने के बाद एक टाइमिंग पीरियड होता है, उसको अगर आप दोबारा से रिवाइज कर लोगे तो वो फिर आपकी हैबिट में आ जाएगी। क्लियर। तो यहाँ अपने ये इसके 5 हिस्से इधर, 5 हिस्से इधर, 5 हिस्से इधर, ठीक है। और नंबरिंग इस तरह से करेंगे। अब इसमें करना क्या है हमको कि ये जो हमारा सेंटर पॉइंट था इसको फिर से हमको इस तरह से हल्की लाइन से बनाना है, यानी कि सारे पॉइंटों को इस सेंटर पॉइंट से मिलाना है। मिला दिया अपन ने यहाँ से, और मिलाने के बाद अब आप देखो कि A1 जहां कट रही है, एक खड़ी लाइन और 1 वाली जो तीसरी लाइन कहां कट रही है वो बिंदु लेंगे हम। उसके बाद B2, उसके बाद C3 और D4। आगे बात समझ में, मैं यहाँ थोड़ा सा कलर कर देता हूँ इसको, इससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको। ये A1 हो गया, ये B2 हो गया, ये C3 हो गया, D4 हो गया, उसके बाद वापस से D4, C3, B2 और A1। आगे बिंदु और 2 बिंदु ये और 1 बिंदु ये। इन सभी बिंदुओं को लेकर इसका नाम रखें अपन कि ये हो जाएगा P1, ये P2, P3, ये P4, वापस से ये P4, ये P3, P2, P1 और ये बिंदु। अब आप देखो इसको वापस से हमको बड़े तरीके से मिलाना पड़ेगा, ऐसे लेके। और यहाँ पे फिर ये ऐसे ग्राउंड में, ठीक है। और इधर से फिर हम मिलाएंगे तो वापस से इसको हल्की हल्की डॉटेड लाइन से कर्व शेप में लेकर आएंगे। यहाँ पर वो सीधी लाइन नहीं आएगी, ना तो हमको पेंसिल यूज करनी है, सॉरी स्केल यूज करना है, ना ही हमको चार्ट यूज करना है। और जो लाइन आएगी वो थोड़ा कर्व शेप में आएगी, इसलिए जो जो पॉइंट मिलते जाए उसको उस हिसाब से घुमाते जाओ आपको। और लास्ट में जब लगेगी सही हो गया तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो पहले मैंने यहाँ पे डॉटेड से बनाया, उसके बाद उसको आप डॉटेड से बनाने के बाद भी हल्की लाइन से उसको मिलाओ कर्व शेप में, और जब आप लगेगी बिल्कुल सही होगा तब उसको आप थोड़ा सा गहरा करेंगे।
तो मैं दोबारा से समझा देता हूँ। हम यहाँ पर 80 बाई 25 का या 100 बाई 25 का, इसको आप 100 बाई 25 का भी बना सकते हैं। पेपर में देगा ना सर? नहीं, पेपर में अधिकतर डायमेंशन नहीं आती है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके अंदर डायमेंशन नहीं दी थी, आपको अपना दिमाग लगा करना होता है, तो याद रहेगी, हो जाएगा चित्र। जो बच्चा इस समय मेरे को वीडियो में देख रहा है, अगर वो देखने के बाद अपने हाथों से चित्र को नहीं बनाएगा तो भी उसको याद नहीं रहेगा। तो अगर आपने अगर ये चित्र देखा और उसको शीट पे बना लिया तो आपको याद हो जाएगा, आप एग्जाम में करके आ सकते हैं। 100 और 25 के 100 के 10 हिस्से और 25 के 5 हिस्से करेंगे। इसके बाद ये जो हमने डिवाइडेशन किया है उसको वर्टिकल लाइन खींच देंगे। यहाँ 1 2 3 4 इस तरह से लिखेंगे, 1 2 3 4, और यहाँ पे लिखेंगे ABCD। उसके बाद A और 1 जहाँ मिल रहे हैं वहाँ पे P1 बिंदु, B और 2 जहाँ मिल रहे हैं वहाँ P2 बिंदु, C और 3 जहाँ मिल रहे हैं वो P3, और D और 4 जहाँ मिल रहे हैं वो P4 बिंदु हो जाएगा। तो ऐसे 4 बिंदु यहाँ आएंगे, ऐसे 4 बिंदु यहाँ आएंगे, और ऊपर के ये 2 बिंदु और नीचे का 1 बिंदु, इनको लेते हुए हमको कर्व शेप के अंदर ये आकृति बनानी है। तो यहाँ पे हमारा पैरा होगा, इस तरह से तैयार हो जाएगा। ये हमारी आयताकार विधि है। अगला जो चित्र होगा वो हमारा समबाहु त्रिभुज से किस तरह से अपन परवलय बनाएंगे होगा। तो पहले आप इसको बनाएं, फिर अपन अगला चित्र बनाएं। इस वीडियो का अगला जो चित्र है वो भी हमारा परवलय यानी पैराबोला ही है, लेकिन हम दूसरी विधि से बनाएंगे। दूसरी विधि जो है हमारे को समबाहु त्रिभुज विधि है। अब समबाहु त्रिभुज के अलावा एक त्रिभुज और होता है, उसके अंदर आपको एक भुजा दे दी जाती है और एक हाइट 60 दे दी जाती है, उस तरह से भी बना सकते हो। तो बनाने का तरीका लगभग सेम है, इसलिए मैं यहाँ पे समबाहु त्रिभुज ले रहा हूँ, क्योंकि समबाहु त्रिभुज बनाना बहुत आसान होता है। और ये जो विधि परवलय बनाने की ये भी बिल्कुल आसान है। तो क्या करेंगे, हम एक भुजा लेंगे 80 की, ये 80 mm की भुजा ले ली, क्योंकि हम यहाँ पे समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं 80 mm का। और देखता हूँ मेरा जो प्रकार है, ये मेरा प्रकार है, काम करता है कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है, क्या है। ठीक है, ऐसे बनाते हो। तो ये हमारा एक पॉइंट आ गया C। अब हम जैसे कि त्रिभुज बनाने के लिए दोनों भुजाओं को यहाँ पे मिला देते हैं। बिंदु C को A से मिला देते हैं और बिंदु C को B से मिला देते हैं। इसके बाद ये जो हमारी भुजा चूंकि 80 mm की है, तो इसके 10 हिस्से करने बड़े आसान है। तो हम यहाँ पे जो 10-10 mm पे 8 हिस्से करेंगे। कितने? 8 हिस्से, इस लाइन के और इस लाइन के। तो 8 हिस्से करने के लिए कितने हिस्से करेंगे सर? 8 हिस्से। सर हमें कैसे पता चलेगा 8 हिस्से करने? सवाल अच्छा है, उसका जवाब मैं देता हूँ। तो कि आपको कैसे पता चलेगा, मैं पहले भी जैसे पिछला चित्र में भी बताया कि आपको कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए। 8 के 10 भी करोगे तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर, लेकिन 8 के आपने 16 कर दिए तो चित्र बदल जाए।
शेप बदल जाए और बनाने में दिक्कत आएगी। तो कुछ चीज़ ऐसी होती है जो आपको याद रखनी है। जैसे अपने जो मैथमेटिक्स में फार्मूला होता है a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab होता है ना ये। अब आप उसमें कहो कि साहब इसमें a² क्यों हो रहा है, b क्यों स्क्वायर, तो उसको सॉल्व कर सकते हो आप। कुछ चीज़ ऐसी होती है जो सॉल्व की जा सकती है, कुछ चीज़ ऐसी होती है जिनको याद करना ही पड़ेगा। अब जैसे होता है कि बचपन में आपको सिखाया जाता है कि आपको खाना चबा चबा के खाना चाहिए, तो आप ये बताओ कि एक गस्से को कितना टाइम चबाना चाहिए? 5-6 बार तो चबाना चाहिए। 20 बार। एक गस्से को लगभग 32 बार चबाना चाहिए। एक गस्से को? हाँ, आपने शायद पहली बार सुना होगा। अब वही है कि अपन को कौन सी चीज़ कहाँ से नॉलेज मिली है। 32 बार चबाने से अपना जो अंदर का लिक्विड होता है वो उसको पूरा सॉल्व कर देता है। एक्चुअल में पेट की परेशानी क्या होती है, अपन खाने को जल्दी जल्दी खाते हैं, खाना खाने से क्या होता है वो पूरा पचता नहीं है। उसके लिए जब खाना अंदर जाता है बिना पचा खाना, तो अपने पेट के अंदर जो बड़ी आँत छोटी आते हैं उसको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। अच्छा ये बताओ मेरे को कि खाने को पूरा यूटिलाइज करने के लिए कितने घंटे बाद खाना खाना चाहिए? 4 घंटे। क्या? आपने कोई चीज़ खाई, उसको सही तरह से पच जाए और उसका पूरा सत निकल जाए, कितना घंटे का रेस्ट देना चाहिए? 45 मिनट से 1 घंटे के बीच करीब 4 घंटे। 4 से 6 घंटे। 4 से 6। इसमें टाइम होता है 14 से 16 घंटे का। नहीं पता ना आपको? आज की तारीख में मैंने एक चैनल के ऊपर देखा था, आप जो खाना खाते हो, इसीलिए कहा जाता है कि शाम का खाना जल्दी होना चाहिए और हल्का होना चाहिए। क्योंकि जो शाम को खाना आपने 6 बजे खा लिया, जैनी लोग होते हैं वो शाम को सूरज के ढलने से पहले खाना खा जाते हैं। उसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो जो जैसे ही रात होती है तो जीवाणु कीटाणु होते हैं वो आपके खाने में आ ही जाते हैं, आप उसको देख नहीं सकते, ऐसे कीटाणु हुए आपके उसमें आ जाते हैं। और दूसरा, उस खाने को पचाने के लिए जो शरीर को पूरा टाइम चाहिए, पचाने में भी 2 विधियाँ होती हैं, एक में पचना होता है और एक में उसका सत निकलना होता है। उसके लिए पूरा 14 घंटे करीब करीब चाहिए होता है। जब आप 6 बजे रात को खाओगे, 6 बजे से पहले, तो सुबह 6 बजे तक आप कुछ नहीं खाओगे। आप 8 बजे खाओगे तो 14 घंटे हो गए। 8 से 10 बजे के आसपास आपको फिर नाश्ता या खाना खाना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी हैवी खाना जो है रात को नहीं खाना चाहिए। अगर आपने कभी सुना हो कि सुबह का खाना राजा की तरह खाना चाहिए, भरपेट। पक्षी जो होता है ना, पक्षी होते हैं, जंतु जानवर होता है, वो उसका खाना देखो आप सुबह सबसे ज़्यादा होता है। उनको कोई समझाने वाला नहीं है, हमको तो फिर भी समझाने वाले हैं, उनको कोई समझाने वाला नहीं है, उनको प्रकृति समझाने वाली है। उनके नियम होते हैं, पशु पक्षी के नियम होते हैं, वो अपने आप फॉलो करते हैं। इसलिए वो सुबह खाना बहुत हल्का करते होंगे मेरे ख्याल से, ऐसा हमने वीडियो देखा है मैंने कहीं। तो खाना शाम का हल्का, बिल्कुल हल्का, खिचड़ी विचड़ी खाते हैं। और अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको 7 दिन में, नहीं तो 15 दिन में, और नहीं तो महीने में 1 दिन का उपवास जरूर रखना चाहिए। उपवास यानी कि उपवास के भी फंडे अलग अलग हैं लोगों के। कई लोग व्रत करते हैं, व्रत शब्द जो सुना होगा ना, घर में लेडीज व्रत करती है, और उसको अपन भरत करते हैं। एक्चुअल में व्रत नहीं करते, भरत करते हैं कि साहब मैं सुबह से लेकर के 2 बजे तक व्रत रहा मेरा, और 2 बजे मैंने खाना खा लिया, और वो खाना इतना खा लिया कि वो पूरे दिन के कवर हो गया, पूर्ति कर लिया, ज़्यादा खा लिया, बल्कि ज़्यादा खा लिया। तो एक्चुअल में तो क्या होना चाहिए, व्रत का मतलब होना चाहिए कि या तो आप फलार पर रहे। फलार क्यों करना चाहिए? सर वो ऐसे लाइनें देते रहते हैं ना। फल, जो फल होते हैं ना, देखो नेचुरल चीज जितना खाओगे उतना शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। नेचुरल चीज क्या हो गई? फल हो गए। प्राकृतिक चीज खाओगे आपका एक्चुअल में
आज की तारीख में जो हम जो भी चीज खा रहे हैं उसके अंदर यूरिया खाद जा रहा है, वो टॉक्सिन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? टॉक्सिन, जो हमारे शरीर में जाकर के विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा करते हैं। उनको निकालने के लिए योग करना चाहिए, फलाहार करना चाहिए और व्रत करना चाहिए, और महीने में कम से कम 1 दिन केवल पानी पर रहना चाहिए, सिर्फ पानी पी करके। पानी आपको, उससे पूरा शरीर आपका एकदम गंदगी जो है वो पानी के थ्रू सारी बाहर निकल जाएगी। अच्छा, मैं योगा करता हूँ, आपने मेरा शायद वीडियो भी देखा होगा। सांस मैं जब हम योगा करते हैं तो 8 सेकंड सांस लेते हैं, मैक्सिमम 8 सेकंड। क्या कह रहा हूं मैं? मैक्सिमम 8 सेकंड आप सांस ले सकते हो। देखो, इससे ज्यादा नहीं ले सकते, क्लियर? लेकिन छोड़ने में आप 12, 15, 18, 20, 22 सेकंड तक लगा सकते हो। देखो आप, देखो गिनो आप, 6 सेकंड 7 सेकंड आ जाएगा। कितना आया? 8 सेकंड। अब निकालने में देखो, कितने सेकंड हो गए? 13 सेकंड। इसको आप 15, 18, 20 सेकंड पे भी ले जा सकते हो। अब इसके अंदर बात सुनो, जब अपन सांस लेते हैं तो एनर्जी अंदर लेते हैं, और जब सांस को बाहर निकालते हैं तो अंदर शरीर के जो टॉक्सिन्स होते हैं वो भी कुछ सांस के द्वारा बाहर निकलते हैं। एनर्जी 8 सेकंड और निकालने का टाइम 12, 14, 16, 18, 20 सेकंड होना चाहिए। और अगर आपको बहुत लंबे समय तक जीवित रहना है, सुन लो बात, अगर आपको बहुत लंबे समय तक स्वस्थ रह करके जीवित रखना है तो आपकी सांसें लंबी होनी चाहिए। हर व्यक्ति की सांस की जो काउंटिंग है वो लिमिटेड है, यानी कि आप जीवन में इतने सांस ही लोगे, फिक्स है, ये ऊपर वाले ने डिसाइड कर रखा है। अब अगर आप लंबी सांस लोगे तो काउंटिंग तो फिक्स है आपकी, वो लंबे टाइम तक जियोगे। ये पता है आपको बात? नहीं, सांसें हमेशा लंबी नहीं ली चाहिए। कछुए की जो सांस है बहुत लंबी, बहुत जीता। हमारी जो सांस होती है वो बहुत छोटी होती है। 8 सेकंड और 8 सेकंड लेना और 10-12 सेकंड निकालना, 20 सेकंड की में सर्किट पूरा होता है। इसीलिए कहते हैं इतना लंबा कोई नहीं लेता, चलती रहती है ना। समझ गए बात भाई? नॉलेज सबसे बड़ी चीज मैंने क्या बताई थी आज? दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? ना पैसा है, कुछ भी नहीं है, दिमाग, ज्ञान जितना लोगे, नॉलेज जितनी लोगे, वो आपको पता नहीं कहां से कहां पहुंचा सकती है। अच्छा, तो अपन इस पे आ जाए। अपन ने ये समबाहु त्रिभुज बनाया 80/80 का, इसका अपन ने 8-8 हिस्से कर दिए दोनों नाइयों के। इनकी काउंटिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नाई हो गया, और यहाँ पर जो काउंटिंग है वो उल्टी चलेगी, ऊपर से नीचे चलेगी। क्लियर? हम क्या करेंगे, पहले 1 डैश 1 को 1 डैश से मिला देंगे, 1 को 1 डैश। देखो 2 को 2 डैश से, 3 को 3 डैश से, 4 को 4 डैश से, 5 को 5 डैश से, 6 को 6 डैश से, और 7 को 7 डैश। ठीक है, लगभग परवलय बन चुका है, पैराबोला। अब करना क्या है, ये जो पॉइंट है हमारा और ये जो दो पॉइंट तो ये, और जहां पर ये लाइनें मिलेंगी, जैसे यहाँ मिल रही है, 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 और यहाँ मिल रही है, ये पॉइंट आ गया हमारा, है ना? ये देखो, यहाँ से तो स्टार्ट किया हमने, तो ये हमारा P1 पॉइंट हो गया। उसके बाद आपका यहाँ मिल रहा है, ये P2 हो गया,
उसके बाद ये P3 हो गया, P4 हो गया, P5 हो गया, P6 हो गया, P7 हो गया और लास्ट में ये P8। ठीक, इनको फिर से वही जो मैंने पिछले 2 चित्रों में देखा, हम यहाँ पे फिर से हम स्केल और प्रकार यूज नहीं करेंगे। अपन क्या करेंगे, इसको हल्के हल्के हाथ से इस तरह से मिलाएंगे और कर्व देते हुए क्लियर। जब लगे कि हमारा परवलय या पैराबोला सही बन गया, उसके बाद अपन इसको कन्फर्म लाइन इस तरह से कर देंगे। बोलो समझ में आ गई? दोबारा समझा रहा हूं। 80/80 का एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, यानी कि तीनों भुजाएं हमारे 80 की है। इन दोनों जो लाइन है इनको 8 बराबर भागों में बांटेंगे। नंबरिंग हम यहाँ से 1 2 3 4 5 करेंगे और यहाँ से ऊपर से 1 2 3 डैश वाली करेंगे। उसके बाद 1 को 1 डैश से, 2 को 2 डैश, 3 को 3 डैश से मिलाते हुए 7 को 7 डैश से मिला देंगे। और जहाँ पर ये दोनों लाइन मिलेंगी, आपको चित्र बनाओगे तो पता चल जाएगा, उन बिंदुओं को लेते हुए हम यहाँ पे इसको इस तरह से बना देंगे। तो समझ में आ गई बात? तो बना लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, तो कोशिश करें कि आप जितने भी अपने ITI के जो साथी हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं या किसी भी स्टेट में पढ़ रहे हैं, तो उनको आप ये मेरा वीडियो शेयर कर सकते हैं। मेरे जो पढ़ाने का तरीका उसके अंदर मैं बहुत बारीकी से चीज़ को समझाने का प्रयास करता हूँ, जो कि जल्दी से आपको किसी अन्य वीडियो में शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बुक भी लिख चुका हूँ और बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करता रहता हूँ। तो आप अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इसको, तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलते जाएंगे, और जितना आप इसको अपने दोस्तों को बताएंगे तो उनका भी शायद लाभ हो सकता है। क्योंकि ये जो मैं चित्र बना रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, मैं ये चित्रें जो है शीट पे भी बना करके कुछ वीडियो डाल चुका हूँ, आगे आने वाले समय में डालूंगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।